तो चलिए राजस्थान प्राइम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सिरोही से खबर आपको बताएंगे, जहां गणपति विसर्जन के बाद दर्दनाक हादसा हुआ है। विसर्जन के बाद बनास नदी में युवक डूब गया है। युवक को निकालने का प्रयास जारी है। नहाने के दौरान नदी के भंवर में फंसे थे 5 युवक। 4 युवकों को वहां मौजूद लोगों ने सुरक्षित निकाल लिया था। एसडीआरएफ गोताखोरों की टीम मौके पर बुलाई गई है। युवक की तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी है। तहसीलदार डूंगरमल पुरोहित, सीओ गोमाराम और आबू रोड सदर थानाधिकारी दर्शन में टीम मौके पर मौजूद है। प्रशासन की टीम लापता युवक की तलाश में जुटी है। एसडीआरएफ और गोताखोरों की टीम नदी में लापता युवक की तलाश कर रही है। तो सिरोही में बड़ा हादसा हुआ है। ये तस्वीरें देखिए, सिरोही की तस्वीरें हैं, जहां गणपति विसर्जन के बाद दर्दनाक हादसा हो गया। विसर्जन के बाद बनास नदी में युवक डूब गया। बताया जा रहा है कि नहाने के लिए ये 5 युवक उतरे थे। 4 को बचा लिया गया, लेकिन 1 लापता है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको सबसे पहले एनडीटीवी राजस्थान पर हम दिखा रहे हैं कि किस तरह यह हादसा हुआ। अब यहाँ पर एसडीआरएफ गोताखोरों की टीम मौके पर पहुंची है। युवक की तलाश की जा रही है। सर्च ऑपरेशन जारी है। तहसीलदार डूंगरमल पुरोहित, सीओ गोमाराम और आबू रोड सदर थानाधिकारी दर्शन में की टीम मौके पर मौजूद है। प्रशासन की टीम लापता युवक की तलाश कर रही है। सबसे पहले आपको एनडीटीवी राजस्थान पर हम एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं सिरोही से, जहां हादसा हुआ है। 5 युवक नदी में उतरे थे, बनास नदी में। 4 को बचा लिया गया, लेकिन 1 युवक अभी तक मिला नहीं है। उसकी तलाश जारी है। एसडीआरएफ, स्थानीय पुलिस मौके पर मौजूद है और कोशिश ये है कि जल्द से जल्द इस युवक का पता लगाया जा सके। कोमल हमारे सहयोगी सिरोही से इस खबर पर अपडेट के साथ जुड़े हैं। कोमल, 5 युवक डूबे थे, 4 को बचाया गया, 1 अभी लापता है। ग्राउंड से क्या खबर मिल रही है? क्या युवक की तलाश की जा रही है? कुछ पता चल पाया? देखिए, ये काफी देर शाम की घटना है कि गणपति विसर्जन के दौरान जो बनास नदी है, बनास नदी में किवरली पुलिया है, वहां पे विसर्जन के बाद लड़के नहाने गए थे। और नहाने के दौरान 5 लड़के थे, जिसमें से 5 डूबने लगे, जिसमें से 4 को तो बचा लिया गया, लेकिन 1 लड़का जो है उसमें डूब गया है और उसकी तलाश की जा रही है। पूरा घोर अंधेरा है। अंधकार होने के कारण उसमें काफी दिक्कतें हो रही हैं, लेकिन वहाँ पुलिस प्रशासन और स्थानीय लोग और एसडीआरएफ की टीम वहाँ पे लगी हुई है और उसको निकालने का प्रयास जारी है। अभी तक उसका कोई सुराग नहीं लगा है, चूंकि अंधेरा होने के कारण रेस्क्यू चलाने में काफी दिक्कत हो रही है। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले में लगी हुई है कि किसी तरीके से उसको निकाल लिया जाए, लेकिन जिस तरीके की वहाँ पे अंधेरा होने के कारण दिक्कत हो रही है, उससे लगता है कि काफी देर होगी निकालने में। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए कोमल। चलिए अब बात करते हैं हनुमानगढ़ की, जहां से बड़ी खबर मिल रही है। सीवरेज के गड्ढे में ई रिक्शा समा गया। बड़ा हादसा यहां पर टला है। शिव मंदिर सिनेप्लेक्स रोड के बीचों बीच बड़ा गड्ढा बन गया। सवारी लेने जाते समय बीच सड़क पर चालक समेत ई रिक्शा गड्ढे में समा गया। गनीमत रही कि चालक को राहगीरों ने निकाल लिया। चालक के चेहरे समेत शरीर पर मामूली चोटें आई हैं। गड्ढे के अंदर फंसे ई रिक्शा को निकालने का प्रयास जारी है। दुर्घटना की सूचना पर जंक्शन पुलिस मौके पर पहुंची है। तो ये सड़क देखिए और इस पर किस तरह से बड़ा गड्ढा हो जाता है, जिसमें ई रिक्शा समा जाता है। मनीष हमारे सहयोगी हनुमानगढ़ से इस खबर पर अपडेट के साथ जुड़े हैं। मनीष, सीवरेज के गड्ढे में एक रिक्शा समा जाता है, हालांकि गनीमत यह रही कि रिक्शा चालक जो है वो बच गया। यह हादसा कैसे हुआ? क्या इस सड़क पहले से टूटी हुई थी या फिर इसको बनाने में लापरवाही बरती गई है? बिल्कुल, ये जो जंक्शन के शिव मंदिर फ्लैट से जो लाल चौक की तरफ सड़क जाती है, जहाँ पे कुछ दिन पहले भी एक सीवरेज में जो सफाई करते समय जो हादसा हुआ था, ये उसी के आसपास का ये पूरा मामला है। जब देर शाम को एक ई रिक्शा उस रोड पे जा रहा था और लाइट गई हुई थी और बीच रोड पे ये गड्ढा बना हुआ था। हालांकि एहतियातन इसके चारों तरफ जो मिट्टी के कट्टे लगाए हुए थे, लेकिन अंधेरा होने के चलते ई रिक्शा संचालक को वो नजर नहीं आ रहे और जो उसके आगे जो गड्ढा बना हुआ था उसके अंदर ये पूरा ई रिक्शा समा गया। इसके अंदर सवारी भी बताई जा रही है और जो चालक और जो सवारियां हैं वो हल्के चोटिल भी हुए हैं, लेकिन तुरंत जैसे ही ये रिक्शा गिरा, आसपास के जो राहगीर थे उन्होंने तुरंत इस रिक्शा को, जो चालक था उसको और सवारियों को बाहर निकाला। हालांकि उनके मामूली चोटें जरूर आई है, लेकिन रिक्शा जिस तरह से विजुअल में भी देख पा रहे हैं, पूरी तरह से उस गड्ढे के अंदर समा गया। गड्ढा जो है लगातार बड़ा साइज लेता जा रहा है। उसके बाद जो तमाम अधिकारी
जो एडीएम, नगर परिषद आयुक्त और इसके अलावा भी जो निवृत्तमान जो सभापति है, उनके अलावा भी कई जो लोग हैं वो भी वहां पर मौके पर पहुंचे और जो रिक्शा है उसको हटाने के लिए मौके पर जेसीबी मंगवाई गई। लगातार जो रिक्शा है उसको निकालने के प्रयास अभी भी मौके पर लगातार जारी है, लेकिन जिस तरह से पिछले 2 दिन से जिले के अंदर बारिश हो रही है उसने सीवरेज की पूरी तरह से पोल खोल कर रख दी है। लेकिन ये जो बड़ा एक हादसा हुआ है, लेकिन गनीमत ये रही कि इसके अंदर कोई जनहानि नहीं हुई है। अब देखना ये होगा कि सीवरेज को लेकर जिस तरह से लगातार सवाल उठते रहे हैं, क्या ये उसी कड़ी में एक बड़ी लापरवाही है? आगे इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इसको लेकर प्रशासन क्या कुछ प्रबंध कर पाता है? चलिए आगे बढ़ते हैं। जयपुर से आपको बड़ी खबर बताते हैं। सीएम आवास पर विधायक दल की बैठक हुई है। सीएम भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में यह बैठक हुई है। कल से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र को लेकर चर्चा हुई। विधानसभा सत्र को लेकर यहां पर रणनीति बनाई गई है। जन कल्याणकारी मुद्दे सदन में उठाने की रणनीति बनाई गई है। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर बैठक में मौजूद रहे, साथ ही डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा भी बैठक में मौजूद रहे। राज्य मंत्री परिषद के सदस्य और भाजपा विधायक उपस्थित रहे। शशि मोहन हमारे सहयोगी जयपुर से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। शशि, विधायक दल की बैठक चल रही थी भाजपा की, और विधानसभा सत्र से ठीक एक दिन पहले क्या कुछ रणनीति बनाई गई, क्या चर्चा हुई, क्या खबर अंदर से निकल कर आ रही है? दरअसल आमतौर पर ये माना जाता है कि जब विधायक दल की बैठक होती है तो इसी तरह की रणनीति बनती है कि कैसे विपक्ष के हमलों से बचा जाए और कैसे सत्ता पक्ष को मजबूत तरीके से दिखाया जाए और कैसे एकजुटता रहे। जब सत्ता पक्ष की विधायक दल की बैठक होती है तो ऐसा नजारा होता है, विपक्ष की जब विधायक दल की बैठक होती है तो सरकार को घेरने की कोशिश होती है। लेकिन आज की बैठक में सरकार की जो जनकल्याणकारी योजनाएं हैं, जनहित के मुद्दे हैं, उनकी बात तो आई है कि कैसे सरकार ने काम किया है उसको मजबूत तरीके से सरकार के मंत्री रखें। मंत्रियों को अच्छी तैयारी के साथ आने के लिए कहा है, लेकिन साथ ही आप देखिए कि विधायकों से कहा है कि अपने क्षेत्र के मुद्दे, जो भी जनहित से जुड़े मुद्दे हैं, उनको प्रमुखता से उठाएं, मंत्रियों से जवाब पूछें, जवाब में सरकार की जो योजनाएं उनकी बातें मंत्री बताएं कि किस तरीके से सरकार की योजनाएं आम जन को लाभान्वित करने के लिए या जनता के हित के लिए हैं, और विधायकों की मौजूदगी सदन में ज्यादा से ज्यादा रहे, इस बात पर फोकस रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य मदन राठौड़ ने भी इस बैठक को संबोधित किया है। और खास बात यह कि जो पिछले दिनों हमने देखा, चर्चा चल रही है 5 साल बनाम 1.5 साल, तो पूर्ववर्ती सरकार के 5 साल के कार्यकाल की तुलना मौजूदा सरकार के 1.5 साल से हो रही है। क्या क्या काम हुए हैं बड़े, उन कामों को बताया जाए। सब इंस्पेक्टर भर्ती के मुद्दे पर सरकार की तरफ से बात रखी गई है कि सरकार का क्या इससे। ठीक है शशि, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी। धर्मांतरण के मामलों पर सरकार ने अब सख्ती दिखाने का मन बना लिया है। जबरन धर्म बदलवाने और धोखे से शादी कर धर्मांतरण कराने वालों पर लगाम कसने के लिए सरकार एक नया संशोधन बिल ला रही है। इसके साथ ही बिल की खास बात यह है कि अब सरकार मूल धर्म में वापसी पर भी प्रतिबंध लगाने जा रही है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। सोमवार से विधानसभा का विशेष सत्र शुरू हो रहा है और काफी हंगामेदार रहने वाला है। इस बार भजनलाल सरकार ने कैबिनेट बैठक में अपनी मंशा साफ कर दी है। प्रदेश में जबरन धर्मांतरण को लेकर सरकार सख्त दिखाई दे रही है। सरकार सदन संशोधन बिल लेकर आएगी। नए संशोधन बिल के तहत अगर कोई व्यक्ति जबरन, लालच देकर या धोखे से धर्म बदलवाता है तो उसे कड़ी सजा और भारी जुर्माना भुगतना होगा। संशोधन बिल के जरिए सरकार कानून को और सख्त बनाने जा रही है। आप किसी धर्म को माने, अनुयायी को माने, पूजा पद्धति को माने, उसमें किसी को एतराज नहीं, लेकिन आप ऐसा कृत्य करते हैं जिससे दूसरे धर्मावली को कोई ठेस पहुंचती है, आहत होता है, समुदाय को होता है, तो उसमें आर्टिकल 26 में रोकने का भी अधिकार है। आजकल देखने में आया है अनेक धार्मिक संस्थाओं, व्यक्तियों द्वारा प्रलोभन से अथवा कपटपूर्ण धर्मांतर के प्रयास किए जाते हैं, जिसका काफी समय से धर्म परिवर्तन आदि की बातें चल रही है। हमने एक राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म सब परिवर्तन प्रतिषेध विधेयक बिल पिछली बार लाया था।
उसमें कुछ अमेंडमेंट होकर के संशोधित बिल इस बार हम विधानसभा में प्रस्तुत करेंगे। धर्मांतरण के खिलाफ नए संशोधन बिल में सरकार ने सजा और जुर्माना दोनों बढ़ाया है। किन किन पर रहेगा प्रतिबंध? गलत जानकारी देकर धर्मांतरण, जबरन धर्म परिवर्तन कराना, धोखाधड़ी करके धर्मांतरण, जबरदस्ती प्रचार करना, लालच देकर धर्म परिवर्तन कराना, शादी का झांसा देकर धर्म परिवर्तन कराना। संशोधन बिल में कितनी सजा? नाबालिग के साथ 10 से 20 साल, 10 लाख रुपए तक जुर्माना। SC/ST महिला के साथ 10 साल से 20 साल, 10 लाख जुर्माना। दिव्यांग महिला का धर्मांतरण 10 से 20 साल तक सजा, 10 लाख रुपए तक जुर्माना। सामूहिक रूप में 20 साल या उम्र कैद, 25 लाख रुपए तक जुर्माना। इसमें एक चीज आपके संज्ञान में विशेष रूप से लाना चाहता हूं, अगर इन अपराधों की कोई पुनरावृत्ति करता है, एक बार किया जैसे बताया, बार बार दोहराता है, तो उसमें न्यूनतम 20 वर्ष का कठोर कारावास और आजीवन का कारावास तक हो सकता है, और इसमें न्यूनतम आर्थिक दंड 50 लाख तक का। और यही अपराध ऊपर बताए जैसे संस्था द्वारा अगर किया जाता है तो उसका रजिस्ट्रेशन रद्द होगा, सरकार को कोई ग्रांट मिलती है तो बंद होगी, उसकी रिकवरी होगी, और संस्था के पदाधिकारियों को वो जो ऊपर मैंने बताया 7 वर्ष, 10 वर्ष, 20 वर्ष, 5 वर्ष वो सजा के प्रावधान होंगे। प्रदेश में धर्मांतरण का मुद्दा लंबे समय से सियासत के केंद्र में रहा है। सरकार का दावा है कि ये बिल धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा करेगा, लेकिन इस बिल से अब प्रदेश में नई राजनीति शुरू होने जा रही है। अब देखना होगा कि सदन में ये बिल कितनी आसानी से पास हो पाता है। जयपुर से सुशांत पारिक की रिपोर्ट, NDTV राजस्थान। तो अब भजनलाल सरकार धर्मांतरण पर बिल लाने जा रही है मध्य प्रदेश और उत्तराखंड की तर्ज पर। अगर धर्मांतरण कोई कराता है तो उसको सख्त सजा दी जाएगी। मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में पहले से ही कानून है, अब भजनलाल सरकार जो है इसमें संशोधन बिल ला रही है। पहले ये विधेयक विधानसभा में पेश किया जा चुका है। तो चलिए अब आपको आगे हम बताते हैं कि इस धर्मांतरण पर सरकार ने क्या प्रावधान किए हैं सख्त सजा के। संशोधन बिल में कितनी सजा किसको और किसके साथ मिलेगी। तो सबसे पहले बात करें नाबालिग के साथ आपको 10 साल की सजा, 10 से 20 साल की सजा मिलेगी अगर नाबालिग का धर्मांतरण कराया जाता है तो, और 10 लाख रुपए तक का इसमें जुर्माना है। साथ ही SC/ST महिला का धर्मांतरण किया जाता है तो 10 साल से 20 साल तक की सजा का प्रावधान है। साथ ही 10 लाख रुपए तक का जुर्माना भी यहां पर लगाया जाएगा। वहीं बात करें अगर दिव्यांग महिला की तो 10 साल से 20 साल तक की सजा हो सकती है अगर किसी दिव्यांग महिला का धर्मांतरण यहां करवाया जाता है, और साथ ही जुर्माना जो है वो 10 लाख रुपए तक का आप पर लग सकता है। वहीं अब बात करते हैं सामूहिक रूप से, यानी आप बहुत सारे लोगों को अपने जाल में फंसाते हैं और उनका धर्मांतरण करना चाहते हैं तो आपको 20 साल या फिर उम्र कैद तक की सजा हो सकती है और 25 लाख तक का जुर्माना लग सकता है। ये इस बिल में प्रावधान जो है वो किया गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। SI भर्ती परीक्षा 2021 में सफल होने वाले ट्रेनी SI अभ्यर्थी अब सड़कों पर उतर आए हैं। प्रदेश में पिछले 2 दिनों से जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं। परीक्षा रद्द होने का ऐलान होते ही छात्रों के सब्र का बांध टूट गया। किसी ने इसे मेहनत से विश्वासघात बताया तो किसी ने सरकार पर भरोसा तोड़ने का आरोप लगाया है। सर बहुत सपने होते हैं सर, हमारे साथ साथ हमारे परिवार के भी कितने सपने थे सर। जो टाइम निकल गया वो थोड़ी वापस मिलेगा। हमारे मौलिक अधिकार तो मर गए, मानवाधिकार बना हुआ है। तक गलत फैसला लिया है उसमें हम क्या करें, हमारी क्या गलती है। न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। सुना आपने, किसी और ने नौकरी छोड़ी, किसी ने न दिन देखा न रात, किसी ने बच्चों को पालते हुए परीक्षा की तैयारी की थी। सालों से तैयारी करने वाले छात्रों के पास अब सिर्फ सवाल हैं और उन सवालों का कोई जवाब देने वाला नहीं। जयपुर में SI भर्ती परीक्षा रद्द होने के बाद जयपुर के शहीद स्मारक पर सफल ट्रेनी SI अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया। ट्रेनी SI अपने परिजनों के साथ धरने पर बैठे हैं। छात्र कह रहे हैं
कि 6% बेईमानों के कारण आज 94% ईमानदारों के साथ अन्याय हो रहा है। ओलंपिक में भी कोई खिलाड़ी जब एक बार मेडल लेके आता है, क्या गारंटी कि वो 4-5 साल बाद में जाएगा तो वो मेडल लेके आएगा। ये बोलते हैं तुम लोग फिजिकल में पास कर दो, 17 सेकंड का वो होता है, 17 सेकंड में 1 सेकंड मेरा पैर ऐसे भी हो गया, मेरे 10 साल की मेहनत बर्बाद नहीं हो जाएगी क्या? ये लोग कुछ भी सोचते नहीं है। भजन लाल जी के इतनी मोटी मोटी कंपनियां है और सरकारी रोटियां माते जो को तनखा में उतारिया वे 800 बच्चों में चोर कौन है, राहूकार कौन है, वे नहीं छांट सकिया। जो पैसा था जो बच्चे के लगा दिया कि हमारे आस्ती के हमारा बच्चा काबिल बनेगा, कुछ लेके आएगा। आज धोखा दे रहे हैं, आज हमें धोखा दे रहे तो सरकार हमारा साथ देगा। तख्तियों पर लिखे इन शब्दों को ध्यान से देख लीजिए और जरा पढ़ भी लीजिए। सपना देखा तो वो सब टूट गया, निर्दोष को सजा, न्याय नहीं अन्याय है। अब जरा इन आवाजों को सुन लीजिए, गुस्से में उठती आवाजें जो कह रही हैं कि हमें न्याय चाहिए। यहाँ कोई किसी का पिता है, कोई किसी की माँ, तो यहाँ कोई किसी की पत्नी है। हर किसी की एक ही गुहार है, हमें न्याय चाहिए, हमें न्याय चाहिए। अजमेर, जयपुर, बीकानेर हो या फिर कोटा या झुंझुनू, हर घर में बेचैनी है, हर चेहरे पर निराशा। परिवार अब सड़कों पर उतरकर न्याय की गुहार लगा रहे हैं। बहुत सपने होते हैं सर, हमारे साथ साथ हमारे परिवार के भी कितने सपने थे सर। मतलब मैं खुद पहले कांस्टेबल थी 2015 से, और किन परिस्थितियों में मैंने तैयारी की थी ये मैं ही जानती हूँ सर। मतलब जो टाइम निकल गया वो थोड़ी वापस मिलेगा। चलो हम प्रयास भी कर ले, क्या पता उसमें हमारा सिलेक्शन हो कि नहीं हो, ये कौन गारंटी ले सर। सरकार ने या कोर्ट ने जो भी फैसला लिया है ये बहुत गलत लिया है, ऐसा नहीं लेना चाहिए। और इनको हम सरकार से निवेदन करते हैं कि इनको पुनः सेवा में लिया जाए। मेहनत करने के बाद में सिलेक्शन हो गया, उसके बाद में रद्द करी जा रही भर्ती, ये चीज़ गलत है। क्योंकि एक बच्चा पढ़ाई करता है, छोड़ता है एक दिन के लिए तो 7 दिन पीछे होता है, तो इन्होंने 5-6 साल दूर हो गए पढ़ाई से। ये अब वापस पढ़ाई करना ये सब मुश्किल है ना, और क्या पढ़ाई करते रहेंगे कि ये। हाँ, जो गुनहगार है उनको पकड़ो, चाहे छोटी मछलियाँ हैं चाहे बड़ी मछलियाँ, उनको पकड़ो आप, लेकिन निर्दोष को न्याय दो। कोटा में पीड़ित परिवार अब आंदोलन की राह पर उतर आए हैं। अभ्यर्थियों के परिजन सरकार से 4.5 साल का हिसाब मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि बच्चे दिन रात पढ़ाई करते हैं, लेकिन सिस्टम की लापरवाही ने सब बर्बाद कर दिया। हम ये चाहते हैं सरकार से कि जैसे उन्होंने पहले हमारा साथ दिया है वैसे अब भी वो साथ दे, डबल बेंच पे वो भी अपील करें, और हमें विश्वास है कि वो हमसे पहले वो अपील करेंगे और हमारा साथ देंगे। क्योंकि 4.5 साल हो चुके हैं, आज कोई समय लौटा सकता है क्या? आज कोई कहे किसी को कि चलो आज तुम्हें समय लौटा देते हैं, क्या हो सकता है ऐसा कि उनके 4.5 साल वापस आ जाएंगे? तो ये गलत किया है, इसको सरकार को वापस लेना चाहिए। उनके पक्ष में जिन्होंने ईमानदारी से ये पेपर पास किया है उनके पक्ष में ये फैसला जाना चाहिए। जिन्होंने धांधली की उन पर कार्रवाई करे, सरकार को मना नहीं है उसकी। बाकी जिन्होंने ईमानदारी से मेहनत की और ये पेपर पास किए उनके पक्ष में फैसला जाना चाहिए। वो निर्दोष को क्यों सजा दे रहे हैं? उनको सजा देनी है, मगरमच्छ पकड़ने, जो भी छोटे से लेकर बड़ा अपराधी जो भी, आप उनको पकड़िए, उनको छाटिए। हमारा न्यायिक सिस्टम इतना तो काबिल है कि वो 800 लोगों में छाट सकता है कि कौन बेगुनाह और कौन गुनहगार। तो आप, हमारा यही निवेदन है, आप गुनहगारों को छाटिए और उन्हें बर्खास्त करिए, उनको सजा दिए, उनको दीवार करिए, जो भी उनके साथ सख्त कदम उठाना आप उठाइए, लेकिन बेगुनाहों को सजा नहीं दी, उन्हें सजा मत दी। भर्ती परीक्षा रद्द होने से परिजनों की आंखें आंसुओं में डूब गई हैं। झुंझुनू में फैसला आने के बाद अभ्यर्थियों के रिश्तेदार कह रहे हैं कि सरकार डबल बेंच में अपील कर छात्रों के साथ इंसाफ करे। न्याय प्रिय जो मुख्यमंत्री हैं उनसे हमें हमेशा पूरी श्रद्धा रही है, पूरा विश्वास रहा है। आज भी हमें ये विश्वास है कि हमारी बात को वो सुनेंगे और डीबी में जाकर अपील लगाएंगे और इन बच्चों को न्याय दिलाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री से ये गुहार लगा रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी, आप हमेशा ही न्याय के पक्ष में रहे हैं, आप एसआई भर्ती में ईमानदार थानेदारों के पक्ष में डीबी में जाएं और उनको न्याय दिलाएं। राजधानी जयपुर और बीकानेर में अभिभावकों के चेहरे पर मायूसी के साथ माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गई हैं। ट्रेनी एसआई कह रहे हैं कि हमसे एक झटके में सब छीन लिया गया। हमारे मौलिक अधिकार तो मर गए, मानवाधिकार बना हुआ है, सुप्रीम कोर्ट बना हुआ है, मौलिक अधिकारों की रक्षा न्यायालय करता है, करें क्या? हमारी अब 10 साल से बना दिया, 2010 से 3 बार आई एसआई का इंटरव्यू दिया है, 30-35 साल से ऊपर के हो गए, ये क्या तोड़ते
के पोते जो विधवा कैटेगरी से है, तलाकशुदा है, उनकी बच्चियां इतनी बड़ी बड़ी हो गई, वो उनका खाना बनाती है, पूरे दिन घर पे उनका काम करती है। उनके बारे में भी तो सोचो, वो कब तैयारी करेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे या फिर खुद पढ़ेंगे। मांग यही है कि सर जो असाई भर्ती 2021 है, जिसमें जो ईमानदारी से चयनित हुए हैं, जो कोर्ट का फैसला आया है जिसमें भर्ती रद्द की है, उसमें जो ईमानदार है उनको बहाल किया जाए, जो निर्दोष है उनको बहाल किया जाए और जो दोषी है उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। कोर्ट के फैसले के बाद सपने अधर में हैं और सवाल यही कि इस बर्बाद भविष्य का हिसाब कौन देगा। बच्चे आज न्याय की राह देख रहे हैं ताकि कल उनका सपना टूट न जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV राजस्थान। तो SI भर्ती परीक्षा पर हाईकोर्ट के फैसले के बाद से राजनीति चरम पर है। कांग्रेस बीजेपी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही है। विधि और न्याय मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा है कि भर्ती परीक्षा न्यायालय ने अभी रद्द नहीं किया है। केस में जो भी अपराधी होगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा। उधर PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा, सरकार पर सवाल उठाते हुए बोला है कि सरकार ने इस केस में फेल साबित सरकार यहां पर हुई है। माननीय न्यायालय ने SI भर्ती को रद्द नहीं किया है, अपने ऑब्जर्वेशन के साथ सरकार को भेजा है कि इसकी जांच कर हमारा जो RPSC है उसको भेजा जाए। कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान ये जो भर्ती हुई है उनके द्वारा कोई एक्शन नहीं लेना, इस पर कोई कमेंट्स नहीं करना, इस भर्ती को निरस्त नहीं करना, उसको उन्होंने उस दृष्टि से देखा है। हमारे पास जजमेंट की प्रति आई है, हमारा विधि विभाग इसका परीक्षण कर रहा है। अनेक जो प्रभावित पक्षकार हैं, जिनका चयन हुआ था, जिनको चुनौती दी गई, जिनके बारे में माननीय न्यायालय का निर्णय आया है, उनका अपना पक्ष है, वो अपना पक्ष आगे की अदालत में रखेंगे। सरकार का विचार ये है कि इसकी पूरी जांच करके विधि विभाग से पूरी राय लेने अगला कदम उठाएंगे। राजनीति इसमें नहीं होनी चाहिए। अगर वास्तव में कोई गड़बड़ी हुई है तो उसको सरकार निर्णय ले, और निर्णय लेकर के जल्दी से जल्दी अगर दोबारा करानी हो, इनको रखना हो, सही लोगों को रखना हो। इसमें दोनों पहलू हैं। देखिए कि सही लोगों की जो है वो उनकी पीड़ा भी जायज है, लेकिन सरकार 1.25 साल से कोई निर्णय नहीं ले पा रही है। तो मैं समझता हूँ ये पूरी तरह फेल्योर है, क्योंकि दिल्ली से उनकी पर्ची आई नहीं, और पर्ची के बगैर अपने विवेक से वो कोई फैसला कर नहीं सकते। ये हमारे प्रदेश का दुर्भाग्य है और इसीलिए हम सब परेशान हैं। तो राजनीति नहीं होनी चाहिए, ये गोविंद सिंह डोटासरा कह रहे हैं, लेकिन राजनीति जबरदस्त हो रही है। परीक्षा रद्द हो चुकी है। 2 बड़े बयान आपको सुनाए, अब ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि इन्होंने क्या कहा है। जोगाराम पटेल जी और न्याय मंत्री हैं, तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि इन्होंने क्या कहा है। SI भर्ती परीक्षा को कोर्ट ने रद्द नहीं किया है, ये जोगाराम पटेल कह रहे हैं। और वहीं उन्होंने साथ ये भी कहा है कि जो, अब मैं डोटासरा की बात बताता हूं, गुड्डा गुड्डी का फैसला लेने में खेल चल रहा है, सरकार पूरी तरह से फेल साबित हुई है, ये डोटासरा कह रहे हैं। तो राजनीति दोनों तरफ से जबरदस्त हो रही है। अगर विपक्ष निशाना साध रहा है तो सरकार की तरफ से पलटवार भी बराबर किया जा रहा है। तो आपने दोनों तरफ के बयान सुने, ग्राफिक्स जरिए भी हम आपको बता रहे हैं, और इससे पहले हमने आपको सुनाया भी कि किस तरह से जोगाराम पटेल और डोटासरा ने वार पलटवार किया है। राजस्थान प्राइम में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए NDTV राजस्थान के साथ। नमस्कार।